देखना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पर रिटार्डिंग पोटेंशियल एक अप्लाई करूं, मैं रोकना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन्स को बी पॉइंट तक पहुंचने से, तो मैं मान लेता हूं कि मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इस तरीके से अप्लाई किया कि ये इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड हो जाते हैं। तो अगर ये बी तक ना पहुंचे तो उसके लिए कंडीशन होगी कि जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम वाले फोटो इलेक्ट्रॉन का, ये काइनेटिक एनर्जी लेस देन होना चाहिए जो ए से बी के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। मैग्नीट्यूड में अगर बात करें तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला, मैं मान लेता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है kmax और मैं ये चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट तक ना पहुंच पाए, तो उसके लिए मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इस तरीके से अप्लाई किया कि ये इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, दिस शुड बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसे ए से बी तक पहुंचने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और अगर इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस बैरियर से कम है, ऐसे समझें कि आपको एच हाइट तक जाना, और अगर आपके पास जो एनर्जी है वो एच हाइट के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आता है उससे कम है, तो आप कभी भी यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कम होना चाहिए इसके पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि kmax अगर ev नॉट से कम है तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रीच B। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने नाम दे दिया V नॉट का। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका जो नाम है वो कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को बी तक पहुंचने से रोक रहा है, तो इसको अपन कह देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप कह सकते हैं कि ev नॉट जो है वो आपका अगर kmax ev नॉट से कम है, तो इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि ev नॉट जो है वो kmax से ज्यादा होगा। तो अगर ev नॉट kmax से ज्यादा है तो हम यहां से कह सकते हैं कि v नॉट जो है ये आपका kmax by e से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच का अगर वो kmax by e से ज्यादा है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जिसका काइनेटिक एनर्जी kmax है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी बी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यदि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन बी तक नहीं पहुंच पाया, तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका एनर्जी kmax से कम है, तो ऑब्वियसली वो भी नहीं पहुंच पाएंगे और अल्टीमेटली कहीं बीच में रुक जाएंगे। तो मेटल जो है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे उस पे चार्ज आया होगा पॉजिटिव, तो वो मेटल उनको वापस खींच लेगा, यानी कि वो बी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको कह सकते हैं कि अगर मैं ए और बी को एक सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर दूं, आई मेक अ सर्किट एंड कनेक्ट ए एंड बी, तो अगर वी नॉट का वैल्यू kmax बाई ई से कम होगा, तो इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बी तक पहुंचेगा नहीं। इसका मतलब कि उस केस में फोटो करंट जीरो हो जाएगा, कोई भी करंट आपका सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। तो यहां से ये जो kmax बाई ई है, kmax बाई, तो इसको मैं एक नाम देता हूं Vs, और इसको मैंने बोल दिया लेटर से स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको अपन कह सकते हैं दैट दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। द मिनिमम, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये रिटार्ड होगा। तो इसको हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस या नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ B so that
फोटो करंट, ताकि जिससे जो फोटो करंट है इज जीरो। तो ये आपका एक डेफिनेशन हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का, कि मिनिमम कितना नेगेटिव पोटेंशियल आप इसको दें जिससे कि फोटो करंट आपका जीरो हो जाए। सामान्यतः हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ बात करते हैं, लेकिन ये पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए। मतलब अगर ए को मैं मान लूं कि ए का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो जो बी पॉइंट है इसका पोटेंशियल माइनस वीएस होना चाहिए। तो इसीलिए वर्ड यूज किया गया है दैट नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर रिटार्ड करेगा तभी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन सामान्यतः हम यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, अगर अपन बात करें एक और, अगर ग्राफिकल एनालिसिस देखें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू Kmax डिवाइडेड बाय E। तो यहाँ से अगर अपन ग्राफिकली देखें तो कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो ग्राफ होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, और मैं मान लेता हूँ ये यहाँ से थीटा एंगल बनाता है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इसका मतलब ये है कि Kmax जितना ज्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि जितने ज्यादा एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उसको रोकने के लिए उसी प्रोपोर्शन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जितना ज्यादा Kmax होगा उतना ही ज्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बात करें इस एंगल थीटा की, तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं Vs डिवाइडेड बाई Kmax, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है आपका दैट इज Kmax बाई E। तो ये हो जाएगा आपका Kmax बाई E, और ये आप Kmax लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई E। तो ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है फॉर दिस इज अ कांस्टेंट। तो इसका जो स्लोप है वो 1 बाई E के इक्वल होता है। ये ग्राफिकल क्वेश्चन इस पे बन सकता है। तो हमने देखा इस टॉपिक में फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले सरफेस पे जब आपने फोटॉन्स को इंसिडेंट किया, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कंडीशंस है जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो। वहां पे हमने देखा वर्क फंक्शन के बारे में, फिर हमने बात किया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, फिर हमने बात किया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में, और देन हमने बात किया स्टॉपिंग पोटेंशियल और Kmax के बारे में। तो आइए अब इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 11.2 दिया हुआ है। दिस इज एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 11.2। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि जो वर्क फंक्शन है सीजियम का वो आपको दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज फॉर सीजियम, और आपको निकालना है इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको फाइंड करना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और एक इसमें थर्ड पार्ट भी है, विच इज थर्ड पार्ट है कि अगर फोटो करंट आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 0.6, ये मैं Vs बोल देता हूँ 0.6 वोल्ट, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, और आपको इसमें कैलकुलेट करना है, अगर ऐसा है तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि जो वेवलेंथ आपने डाला इसमें वो वेवलेंथ क्या होगा इंसिडेंट लाइट। ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कल हमने इसको किया था टॉपिक को कि फाई नोट इज इक्वल टू, हम इसको h इंटू न्यू नोट कर देते हैं, तो यहां से आपका न्यू नोट आ जाएगा फाई नोट डिवाइडेड बाई h। तो यहां से आपको जो वर्क फंक्शन है वो दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय, यहां से h का वैल्यू होता है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2.14 डिवाइडेड बाय 4.14 इंटू, ये ऊपर जाके 10⁻15 हो जाएगा, और ये आपका यहां से 1/सेकंड होगा, तो इसको अपन हर्ट्ज बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 2.14 डिवाइडेड बाय 4.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 हर्ट्ज। तो इसको आप सॉल्व करेंगे लगभग, ये तो एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग 0.5 आएगा, बट एग्जैक्टली इट विल बी एग्जैक्टली लगभग होगा 0.5, बट exactly it will be 2.14 0.516 into 10⁻15 hertz। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 5.16 into 10⁻14 hertz। तो इसमें ये आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, the frequency of that particular, the threshold frequency for that particular metal। इसके बाद नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, तो हमें पता है कि C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो यहां से अगर आप लैम्डा कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपका C डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो C होता है यहाँ पे 3 इंटू 10⁻8 और फ्रीक्वेंसी आपका आया 5.16 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपका वेवलेंथ आ जाएगा। इसको अगर फर्दर अपन सॉल्व करें तो ये जो वेवलेंथ है आपका ये आ जाएगा यहाँ से, तो इसको ले सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू लगभग 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, या इसको कह सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये यहाँ से आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ जाएगा कि इस पार्टिकुलर जो मेटल है उसके लिए कितना वेवलेंथ इसमें होना चाहिए। और कल हमने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए और जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसके वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए थर्ड पार्ट पे बात करते हैं कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने 0.6 वोल्ट दिया तो जो वेवलेंथ था फोटॉन्स का वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को एक बार देखेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन, तो मान लीजिए कि ये मेटल था, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, ये फोटोन इंसिडेंट हुआ, तो इस फोटोन के इंसिडेंट होने के बाद मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसका काइनेटिक एनर्जी है kmax, द काइनेटिक एनर्जी इज kmax। तो हम देखते हैं कि इसका जो इंटरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा कि इसका जो टोटल एनर्जी था h इंटू न्यू, तो वो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मेटल की सरफेस से बाहर आने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो अगर हम इस फोटोन और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इसने अपना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला ये इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा, लेकिन बाहर भागने के लिए इसे एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वर्क फंक्शन की। तो उतना एनर्जी तो वर्क फंक्शन में चला जाएगा, प्लस जो रेस्ट एनर्जी है वो इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें, ये जो h इंटू न्यू है ये दो कामों में यूज हुआ। एक तो इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया kmax, प्लस एक जो मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर निकालने के लिए वो मिनिमम एनर्जी इसने फाई नोट इसको प्रोवाइड की।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि h nu इज इक्वल टू kmax प्लस phi naught, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहलाता है, बट हमने पहले इसको क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर ली ताकि बाद में समझने में ये आसान। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। एक फोटोन था जो किसी इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हुआ। दिस इज इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन। तो इस ये जो प्रोसेस है इंटरेक्शन का, तो इसमें जो फोटोन का एनर्जी है h nu, वो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर निकलने से पहले एक एनर्जी इसको स्पेंड करना पड़ेगा टू ओवरकम द अट्रैक्शन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो कुछ एनर्जी इसका मेटल के अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज होगा, जिसको हमने नाम दिया phi naught का, प्लस बाकी जो एनर्जी बचा है वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा kmax, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अगर इसको एनर्जी के टर्म में हम देखें तो कह सकते हैं कि फोटोन को, इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला था h nu, इसको दो कामों में हमने यूज किया, एक तो वर्क फंक्शन में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि h nu इज इक्वल टू kmax प्लस phi naught, या इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो होगा आपका kmax प्लस phi naught। और हमने अभी देखा था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इट इज रिलेटेड टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय द रिलेशन kmax इज इक्वल टू E इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस phi naught। तो यहां से उस फोटोन का जो एनर्जी होगा वो आपका आ जाएगा E इनटू ये 0 पॉइंट, यहाँ पे जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो 0.6 आपको दिया हुआ है, तो यहां से आ जाएगा 0.6 वोल्ट प्लस वर्क फंक्शन वाज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फोटोन का जो मैक्सिमम एनर्जी आएगा वो आ जाएगा आपका 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये एनर्जी आ जाएगा आपका 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस फोटोन का एनर्जी आपका आ जाएगा, लेकिन हमसे एनर्जी नहीं पूछा, हमसे पूछा उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है h into nu, या इसको लिख सकते हैं आप hc by lambda। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछा होता तो h into nu से निकाल लेते, वेवलेंथ पूछा है तो hc by lambda से आ जाएगा। तो यहाँ से जो इसका वेवलेंथ है लैम्डा, वो आ जाएगा आपका hc by e। अब एनर्जी क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ पे h का जो यूनिट है वो भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही यूज करेंगे। तो h को लिखेंगे 4.14 into 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। c हो जाएगा आपका 3 into 10⁸ एंड डिवाइडेड बाय एनर्जी आया यहाँ से 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा आपका आ जाएगा 4.14 डिवाइडेड बाय 2.74 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻, ये -15 है, ये 8 है, तो ये हो जाएगा -7 मीटर। इसको आप सोल्व करें तो 4.14 by 2.74 जो है, ये लगभग आपका एग्जैक्ट बता देता हूँ, 4.14 by 2.74, सो दिस इज 1.5। ये आ जाएगा आपका 1.51 into 10⁻⁻7 मीटर। तो ये उस फोटोन का वेवलेंथ होगा जो इस सरफेस पे आपने इंसिडेंट किया। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इस पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ सकता है कि आपको जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन दिया होगा और उसको यूज करके आपको कैलकुलेट करना होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, या स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हो, तो वहां उस रिलेशन को यूज करके आपको हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी निकालना हो फोटोन का या उसका वेवलेंथ निकालना हो, तो आप उसको एनर्जी का जो प्रिंसिपल है वो यूज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा से इंटरेक्शन एक्सप्लेन करूंगा। तो ये है कि एक फोटोन है जिसका एनर्जी था h into nu, तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, जिस इंटरेक्शन में फोटोन अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा।
ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को दो काम में यूज करेगा। पहला तो जो मेटल का क्रिस्टल है उससे बाहर निकलने के लिए भी एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो ये जो एच न्यू एनर्जी है इसको एक तो वर्क फंक्शन में यूज होगा, प्लस बाकी जो एनर्जी बचा है वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर हम मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन बाकी किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट नहीं करता है, कोलाइड नहीं करता है, तो ये इसको मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसको हमने नाम दिया केमैक्स का। फिर हमने देखा कि केमैक्स इज इक्वल टू ई इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई इनटू वीएस के बराबर होता है। तो वहां से इसको यूज करके हमने एनर्जी कैलकुलेट किया और एनर्जी को बेसिस बना के हमने वेवलेंथ कैलकुलेट किया। तो एक स्टैंडर्ड से ही इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए इसमें आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्क फंक्शन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे क्वेश्चन आ सकते हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन्हीं के मैनिपुलेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। आइए एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। तो इसका एग्जांपल है 11.3। दिस इज एग्जांपल 11.3 एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि वॉयलेट का जो वेवलेंथ है लैम्डा फॉर वॉयलेट, दिस इज 390 nm, ये 390 nm आपको दिया हुआ है। उसके बाद येलो ग्रीन का जो वेवलेंथ है, येलो ग्रीन, ये आपको दिया हुआ है 550 nm। और लास्ट में रेड कलर का जो वेवलेंथ है ये आपको दिया हुआ है 760 nm। और आपको फाइंड करना है फर्स्ट ऑप्शन इज एनर्जी फॉर वॉयलेट फोटोन, उसके बाद है सेकंड ऑप्शन एनर्जी फॉर येलो ग्रीन और थर्ड ऑप्शन है एनर्जी फॉर रेड। ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है एज पर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे वेवलेंथ आपको दिया है और एनर्जी निकालना है, तो आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें इस पार्ट का सॉल्यूशन अगर करें तो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। और यहाँ पे कल मैंने बताया था आपको कि hc का वैल्यू लगभग ले सकते हैं 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एनर्जी आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एनर्जी फॉर वॉयलेट विल बी 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय दिस इज 390 nm। और एक एनएम में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो इस एनर्जी को लिख सकते हैं 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3900 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एनएम जो है इसमें 10 एंगस्ट्रॉम आपके होते हैं। तो एक एनएम में क्योंकि 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो इस एनर्जी को अपन लिख सकते हैं 12420 डिवाइडेड बाय 3900 एंगस्ट्रॉम। और इसको अगर अपन सॉल्व करें एग्जैक्टली तो ये आ जाएगा आपका 3.184। इसको एग्जैक्टली अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 3.184 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे आप वॉयलेट का एनर्जी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर येलो ग्रीन की एनर्जी की बात करें तो एनर्जी फॉर येलो ग्रीन आपका आ जाएगा 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय इसका जो आपको वेवलेंथ है 550 nm है, तो इसको डायरेक्टली 5500 एंगस्ट्रॉम आप लिख सकते हैं। ये आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 5500। ये आ जाएगा। तो इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.258। ये आ जाएगा 2.258 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका एनर्जी होगा येलो ग्रीन कलर का। इसी तरीके से अगर आप रेड कलर का एनर्जी देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय दिस इज 7600 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा सीधा।
तो इसको आप सोल्व करेंगे, आएगा 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 7600। तो ये आपका सोल्व होके दिस विल बी 1.634। ये आपका आ जाएगा यहाँ से 1.634 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको अगर वेवलेंथ दिया है तो उन फोटॉन्स का एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और उन फोटॉन्स की एनर्जी के बारे में। सो अब तक हमने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में, उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके बारे में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स डिस्कस किए, एग्जांपल नंबर 1 2 3 11.123। आइए अब इसमें नीट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन आया था इसमें नीट उड़ीसा 2019 में। दिस वाज नीट उड़ीसा के लिए 2019 में क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन था कि आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपको फाइंड करना था इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको वर्क फंक्शन दिया है और उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करना है। वर्डिंग्स ऐसे थे क्वेश्चन की, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ which can cause photoelectric emission, wavelength which can cause photo emission या photo electron emission। तो जाहिर सी बात है अपन यहाँ पे की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो इसको आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि फाई नोट को लिखा जा सकता है आप hc by लैम्डा। अभी हमने जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया था वही है। तो लैम्डा नोट यहाँ से आ जाएगा आपका hc by फाई नोट। तो इसको लिख सकते हैं आप 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय द वर्क फंक्शन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा नोट आपका आ जाएगा 3105 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसमें एंगस्ट्रॉम की टर्म में आपका आ जाएगा, या इसको कह सकते हैं कि लगभग ये अगर एनएम की टर्म में बात करें तो क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 1/10 एनएम होता है तो लगभग 310 एनएम इसमें। तो 4 ऑप्शन गिवन थे जिसमें दिस वाज द डी ऑप्शन। तो ये डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ था तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा होता तब कैसे करते? तो फाई नोट को आप लिख सकते थे h into न्यू नोट। तो यहाँ से इसको यूज करके आप नोट आ जाता है आपका फाई नोट बाई h। तो फाई नोट है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और h हो जाता 4.14 into 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करते तो ये फाई नोट जो है आपका ये आ जाता लगभग सॉरी ये न्यू नोट जो है इसको मैं थोड़ा सा यूज कर देता हूँ। तो यहाँ से आपका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो आ जाता लगभग 10⁻15 हर्ट्ज। ये भी आप इसमें सॉल्व कर सकते थे अगर ये निकालना हो तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दिया है। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम नीट 2017। तो नीट 2017 में क्वेश्चन आया था। आपको इसमें दिया गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है एंड दिस इज 30 to 50 एंगस्ट्रॉम। ये आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है। इसमें आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है और इसमें आपको ये दिया हुआ है कि जो फोटोन आपने इंसिडेंट किया उसका जो वेवलेंथ है वो है 2536 एंगस्ट्रॉम। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया हुआ है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 30 to 50 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है जब जो फोटोन आपने इंसिडेंट किया उसका जो वेवलेंथ है वो 2536 एंगस्ट्रॉम है।
तो अपन जानते ही है मैकेनिज्म की, मान लीजिए ये मेटल का कोई क्रिस्टल है, यहाँ से आपने फोटोन इंसिडेंट किया तो ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आएगा। तो इस फोटोन का जो एनर्जी है E, वो एनर्जी अपन लिख सकते हैं एज kmax प्लस phi नॉट। तो यहां से आपका जो kmax आएगा वो आपका आ जाएगा E माइनस phi नॉट। kmax आ जाएगा E माइनस phi नॉट। और जो एनर्जी है वो रिलेटेड होता है hc बाय लैम्डा से, hc बाय लैम्डा और माइनस phi। अब काइनेटिक एनर्जी को आप वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हैं, तो उस रिलेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसको अपन आगे देखते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपका कि kmax इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस phi नॉट। तो यहां से इसको लिखा जा सकता है 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस phi नॉट को भी हम लिख सकते हैं एज 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वर्क फंक्शन नहीं दिया हुआ, आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है। तो जो पहला क्वेश्चन था ये उसका एक कह सकते हो कि उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन है। तो कोई बात नहीं, अपन इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से जो kmax है वो आपका आ जाएगा, दिस इज 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय जो वेवलेंथ आपको दिया था, यहाँ पे वेवलेंथ इसका दिया हुआ है आपको 2536 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज 2536 एंगस्ट्रॉम और माइनस 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दिया था 3250 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ से एंगस्ट्रॉम से आप एंगस्ट्रॉम कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 12420 बाई 2536 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 12420 डिवाइडेड बाई 3250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अपन अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा लगभग 12420 डिवाइडेड बाई 2536। So this is 4.897 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ये जो है 12420 डिवाइडेड बाई 3250, तो ये आ जाएगा आपका 3.821 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसका डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 4.897 minus 3.821. So this will be 1.076 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो एनर्जी का डिफरेंस आया आपका वो डिफरेंस 1.076 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा उसको अपन लिख सकते हैं हाफ इंटू m इंटू वी मैक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारा आ गया 1.076 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ m v max होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.076। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। दिस इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो स्पीड है हमारा वो सीधा SI यूनिट में आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि V max का जो स्क्वायर है वो आपका आ जाएगा ट्वाइस इंटू 1.076 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल डिवाइडेड बाय मास। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो ये V max जो आ जाएगा ये इसके रूट के इक्वल आ जाएगा, दिस इज रूट ऑफ दिस थिंग, और ये आ जाएगा आपका लगभग 3.2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻, ये -31 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻12। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये 10⁻12 है, तो रूट के बाहर आके हो जाएगा 10⁻6 इंटू रूट ओवर 3.2
बाई 9.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये लगभग आपका, तो मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, एग्जैक्टली ये आ जाएगा आपका 9.1। तो ये एग्जैक्टली जो है 0.59, तो ये लगभग 10⁶ इंटू ये लगभग 0.59 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन का स्पीड आ जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेशंस इसमें थे, तो ऐसा होता है थोड़े कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस आते हैं, बट अगर हम एक बार प्रैक्टिस कर लें तो देन इट बिकम्स वेरी इजी। तो आपने देखा कि कितने डिफरेंट तरीके से हम मैनिपुलेशंस कर सकते हैं चीजों में, और क्वेश्चन एक ही, मतलब जो रिलेशंस हैं वो आपस में ही मैनिपुलेट होके बहुत टाइप के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन देखा, इसमें बेसिकली स्पीड कैलकुलेट करना था, तो थोड़ा सा लेंथी था, पर कोई बात नहीं, हम मैकेनिज्म वही था, कॉन्सेप्ट वही था। तो हमने यूज किया कि जो फोटोन का एनर्जी है E, वो यूज होगा kmax प्लस फाई नॉट में। वहां से हमने फाइंड किया kmax, फिर kmax इज इक्वल टू हाफ mv², उसको यूज करके हमने यहाँ से स्पीड कैलकुलेट किया फाइव। तो ये नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन। आइए इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाँ, ये है नीट 2016 में आया क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट 2016। इस क्वेश्चन में है कि एक मेटल का सरफेस आपको दिया हुआ है और इस पे आप फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, इसका वेवलेंथ है लैम्डा। तो इस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है वो आपका Vs1 में नाम दूंगा यहाँ पे, उसको दिया हुआ है V। भाई कोई मेटल का सरफेस है, उस पर आप फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं, फोटॉन्स का वेवलेंथ लैम्डा है, तो इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपको V दिया हुआ है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि अगर इस सरफेस को हम ऐसा करें कि इस फोटोन का जो वेवलेंथ हमने चेंज कर दिया, उसको हमने कर दिया 2 लैम्डा, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हो गया आपका V/4। स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 हो जाता है। तो इसके लिए आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा गया है कि इस मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा। तो यहां से आपसे पूछा गया है लैम्डा नॉट, व्हिच इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5 लैम्डा, सेकंड ऑप्शन है 5 λ/2, थर्ड ऑप्शन है 3 लैम्डा और लास्ट ऑप्शन है आपका 4 लैम्डा। सो दिस इज द क्वेश्चन। मैं फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। एक कोई मेटल का सरफेस है, उस पे आपने फोटॉन्स इंसिडेंट किए, फोटॉन्स का वेवलेंथ था लैम्डा, तो इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया वो V आया। फिर आपने क्या किया, फोटॉन्स का जो वेवलेंथ है वो डबल कर दिया, ट्वाइस लैम्डा, जाहिर सी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका है V/4। तो आपको इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। 4 ऑप्शन है, 5 लैम्डा, 5 λ/2, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो kmax है, या kmax को अपन ने लिखा था एज E - फाई नॉट, ये इक्वेशन आपको ध्यान होगा। तो यहाँ से kmax को हम लिख सकते हैं E × Vs, तो दिस इज इक्वल टू E - फाई नॉट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V है, तो हम कह सकते हैं दैट E × V इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन होता है hc/λ - फाई नॉट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड केस में जो वेवलेंथ है वो 2 लैम्डा हो गया और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V/4। तो सेकंड केस में अगर इसको लिखें तो ये आ जाएगा E × V/4 इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा - 5। ये इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को यूज करके मैं वर्क फंक्शन निकाल सकता हूं, और वर्क फंक्शन अल्टीमेटली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। तो यहां से अगर मैं EV, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट 1/4 ऑफ EV इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा - 5। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में 1/4 बाहर निकाल लिया
तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ईवी का वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो आ जाएगा 1/4 ऑफ hc by lambda माइनस फाइ नॉट 1/4 ऑफ ईवी का जो वैल्यू है मैंने यहां से उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ hc by lambda माइनस फाइ नॉट इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा माइनस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि फाइ नॉट और लैम्डा का फंक्शन है, तो यहाँ से फाइ नॉट आपका आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो इसको अगर आगे सोल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 1/4 ऑफ hc by lambda माइनस फाइ नॉट इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा माइनस फाइ नॉट। मैं एक बार चेक कर देता हूँ, hc/2 लैम्डा माइनस फाइ नॉट। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं hc/4 लैम्डा माइनस फाइ नॉट बाई 4 इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा माइनस फाइ नॉट। तो यहाँ से हम फाइ नॉट को इधर से इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर से इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो आ जाएगा फाइ नॉट माइनस फाइ नॉट बाई 4 इज इक्वल टू hc/2 लैम्डा माइनस hc/4। फाइ नॉट माइनस फाइ नॉट बाई 4 हो जाएगा 3/4 फाइ नॉट एंड दिस विल बी ये हो जाएगा hc/4 लैम्डा। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, तो फाइ नॉट आपका आ जाएगा hc/3 लैम्डा। इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका जो वर्क फंक्शन है दैट विल कम आउट टू बी hc/3 लैम्डा। और हमें पता है कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में रिलेशन होता है दैट दिस इज इक्वल टू hc/लैम्डा नॉट। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि hc से hc आप कैंसिल कर देंगे, तो लैम्डा नॉट यहाँ से आपका 3 लैम्डा आ जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये नीट पे बेसिस में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 डिफरेंट फोटॉन्स दिए हुए थे। फर्स्ट उसका वेवलेंथ लैम्डा था, सेकंड का वेवलेंथ 2 लैम्डा था। फर्स्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल v, सेकंड में v/2। तो इन दोनों को यूज करके हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में बताना था, जो हमने इसमें आराम से डिस्कस कर लिया। आइए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, कि और इसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो हुए तो वो किसने किए और कैसे कैसे उसमें क्या हुआ। तो वो था होलवोच एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, जिसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज कॉल्ड होलवोच एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या था। तो बेसिकली इसमें एक आप कह सकते हैं कि ग्लास ट्यूब यूज हुआ था, और इस ग्लास ट्यूब को हमने कनेक्ट किया था एक कम्यूटेटर के साथ। कम्यूटेटर इसलिए जिससे आपको अगर पोलैरिटी चेंज करना है बैटरीज का नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो आप कर सके, इसलिए हमने इसको यूज किया था। तो यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ सेटअप था। यहाँ पे एक सोर्स था लाइट का, और यहाँ से फोटॉन्स इसमें इंसिडेंट हुए, और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकलेंगे, और ये हमने यूज किया माइक्रो एमिटर, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने V बोल दिया है, यहाँ से यहाँ के बीच में। सो दिस वाज सोर्स ऑफ लाइट। ये था आपका कैथोड, ये था आपका एनोड, इसको अपन ने कहा एमिटर, और ये था आपका कलेक्टर।
ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये था आपका ग्लास ट्यूब, ये था आपका माइक्रो एमीटर, this was variable voltage source. और ये था आपका कम्यूटेटर, इसका पर्पस होता है कि पोलैरिटी आप इसकी चेंज कर, दिस वाज कम्यूटेटर। तो ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। इस सेटअप में हमने ग्लास ट्यूब यूज किया, एक सोर्स ऑफ लाइट, कैथोड, एनोड, कनेक्टिंग वायर्स, फिर हमने एमीटर यूज किया और एक उसमें वेरिएबल जो सोर्स है वोल्टेज का वो यूज किया। फिर हमने देखा कि जैसे ही यहाँ से करंट का सोर्स हम स्टार्ट करते हैं तो फोटो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो हमने डिफरेंट पैरामीटर्स में चेंज किया, जैसे इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, करंट एंड वोल्टेज। एक और चीज थी स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था उसका फर्स्ट पार्ट में हमें भी सेटअप के बारे में, तो ये एक सेटअप था, इसमें ग्लास ट्यूब आपने यूज की, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट था, तो लाइट आपने जब ऑन की तो फोटॉन्स इससे इंसिडेंट होंगे, इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उसकी वजह से करंट बनेगा। इस पूरे सेटअप को हमने एक सोर्स ऑफ वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है, तो हम इसको चेंज करके देखते हैं, वोल्टेज चेंज करके देखेंगे, इस लाइट सोर्स का इंटेंसिटी बदल के देखेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, इसका वेवलेंथ चेंज करेंगे और देखेंगे कि इसका करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो इसके ऑब्जर्वेशंस थे। तो ये था बेसिकली कि इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, करंट, वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल की ये पैरामीटर्स आपस में किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, यही इसमें हमने ऑब्जर्व किए। तो जो ऑब्जर्वेशन थे, जो उसके रिजल्ट्स थे, वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।